बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने कवर करना है इम्पेयरमेंट IAS 36। इस पार्ट में इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट में क्या फ़र्क है, इम्पेयरमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी IAS 36 का ऑब्जेक्टिव क्या है, और इम्पेयरमेंट को कब हमने बुक्स में रिकॉर्ड करना है, इम्पेयरमेंट के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। इसमें हम कवर करेंगे एक्सटर्नल इंडिकेटर्स और इंटरनल इंडिकेटर्स को। देन हम देखेंगे कि रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या है और ये कैसे कैलकुलेट की जाती है। देन वैल्यू इन यूज़ क्या चीज़ है। देन देखेंगे कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्या है और वो कैसे इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है। देन हम देखेंगे कि आपके जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट में क्या फ़र्क है। डेप्रिसिएशन से भी एसेट की वैल्यू कम होती है और इम्पेयरमेंट से भी एसेट की वैल्यू कम होती है। तो क्या फ़र्क है? जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, एन एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट, यानी एसेट की वैल्यू में एक्सपेक्टेड डिक्लाइन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से एसेट का जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले डेप्रिशिएबल अमाउंट फाइंड करते हो। एसेट की कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को लेस करके डेप्रिशिएबल अमाउंट फाइंड करते हो और उस डेप्रिशिएबल अमाउंट को एसेट की जो यूज़फुल लाइफ है उस पर क्या करते हो, एलोकेट करते हो। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हर साल एक इक्वल अमाउंट से एसेट की वैल्यू में क्या आएगी, कमी आएगी। जबकि जो इम्पेयरमेंट है वो क्या है, एन अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट, यानी ये क्या है, सडन डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट। किस वजह से? एसेट क्या ऑब्सलेट होने की वजह से, जो है डैमेज होने की वजह से, या फिर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से। ये हम आगे चल के देखेंगे इम्पेयरमेंट की जो इंडिकेटर्स हैं उनकी वजह से एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आती है। अब कोई भी कंपनी डायरेक्ट इम्पेयरमेंट टेस्ट को रन नहीं करती, डायरेक्ट इम्पेयरमेंट बुक नहीं करती। सबसे पहले वो चेक करती है, वो देखती है कि वेदर कोई हिंट है या नहीं, इम्पेयरमेंट का कोई हिंट है या नहीं, इम्पेयरमेंट की कोई इंडिकेटर है या नहीं। अगर इम्पेयरमेंट की कोई इंडिकेटर होगी तो कंपनी क्या करती है, इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करती है। इस इम्पेयरमेंट टेस्ट में कंपनी देखती है कि एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा तो नहीं। यानी इम्पेयरमेंट टेस्ट रन में कंपनी ये देखती है कि आपका जो एसेट है उसकी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है या नहीं। ठीक, देन फिर क्या करती है, कंक्लूड करती है। अगर एसेट की जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कम होगी किससे, कैरिंग अमाउंट से, तो एसिड क्या होता है, इम्पेयर होता है। और अगर एसिड की जो रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा होती है किससे, कैरिंग अमाउंट से, तो आपका जो एसिड है वो इम्पेयर नहीं होता। अब ये रिकवरेबल अमाउंट क्या है इसको हमने आगे चल के देखने हैं। तो चलें हम अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड IAS 36 का ऑब्जेक्टिव। ठीक, देखें, एक आपका एसिड है उसकी क्या होगी, एक कैरिंग अमाउंट होगी। सेकंड, उसी एसिड की एक रिकवर एबल अमाउंट भी होगी। अब इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके जो एसिड हैं वो रिकवर एबल अमाउंट से ज़्यादा शो नहीं होने चाहिए। यह सिंपली क्या है, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है। यानी आपके जो एसिड हैं उनको हमने क्या करना है, आवर स्टेट नहीं करना। आवर स्टेट कब होंगे एसिड, जब एसिड अपनी जो रिकवर एबल अमाउंट है उससे ज़्यादा पर अगर हम बुक्स में शो करेंगे, कैरी करेंगे, तो क्या होगा, एसिड आवर स्टेट होंगे। तो हमने ऐसा नहीं करना, स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव यही है। तो ये था ऑब्जेक्टिव। अब हम कब जो है इम्पेयरमेंट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे।
कब इम्पेयरमेंट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन क्या है, इंडिकेटर होना चाहिए, हिंट होना चाहिए इम्पेयरमेंट की। जब इंडिकेटर होगा तो हमने क्या करना है, इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करना है। इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करना है मीन्स आपने क्या करना है, उस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट को उस एसेट की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना है। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम होगी किससे, कैरिंग अमाउंट से, तो एसेट ने क्या होगा, इम्पेयर होगा। और अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो एसेट इम्पेयर नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, या तो इम्पेयर होगा या तो इम्पेयर नहीं होगा। अच्छा, कुछ एसेट ऐसे हैं जिनके लिए आप क्या करते हो, आप बगैर हिंट देखे, बगैर इंडिकेटर को देखे, इंडिकेटर मौजूद हो या ना हो, आपने उसकी इम्पेयरमेंट टेस्ट लाजमी करनी है। इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या करनी है, हर साल करनी है। यानी हर साल रिकवरेबल अमाउंट को आपने उसकी कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करके देखना है कि एसेट इम्पेयर हुआ है या नहीं। जैसे आपका जो गुडविल है, इसके लिए आप हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करोगे, चाहे इंडिकेटर मौजूद हो या ना हो। इसी तरह वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ इनडेफिनेट होती है, उनके लिए भी आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करना है। यानी रिकवरेबल अमाउंट को आपने कंपेयर करना है उसकी कैरिंग अमाउंट से। इसी तरह आपके जो वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो कि अभी कंप्लीट या अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं है, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस में है, उनके लिए भी आपने इंडिकेटर हो या ना हो, हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या करना है, लाजमी करना है। यानी उन एसेट की जो रिकवरेबल अमाउंट होगी, उसको उन एसेट की कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करोगे। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से, तो इम्पेयर हुआ है। अगर नहीं है, यानी रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है किससे, कैरिंग अमाउंट से, तो इम्पेयर नहीं हुआ है। रिकवरेबल अमाउंट क्या है, इसको हमने आगे चल के देखना है। अच्छा, इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, कुछ इंटरनल इंडिकेटर्स हैं। ठीक, हिंट्स क्या हैं, नंबर वन, एसिड का डैमेज होना या फिर एसिड का ऑब्सलीट होना, ये क्या है, इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का, इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है। ठीक, तो फिर आपने क्या करना है, इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करना है। थर्ड क्या हो सकता है, आपने क्या किया है, एसिड का जो यूज़ था उसमें क्या लाया है, कुछ चेंजेस लाया है। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी चलाते थे और आपकी जो गाड़ियाँ वगैरह चलती थी वो राजा बाज़ार, सदर, जहाँ पे आवाम ज़्यादा है, ठीक, वो वहाँ आप क्या कर रहे थे, गाड़ियाँ चला रहे थे, तो आपको जो है ज़्यादा किराया मिल रहा था। अब आपने क्या किया, अपना जो है रूट जो है वो चेंज किया और आपने सोचा कि यार ये जो है मैं डिफेंस साइड पे चलाता हूँ। तो डिफेंस साइड पे हर एक के अपने अपने घर हैं, हर एक के अपने अपने घर हैं और हर एक के पास गाड़ी है। तो अब बहुत कम लोग होंगे जो आपकी गाड़ी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे यूज़ करेंगे। तो फ्यूचर कैश फ्लोज क्या हुए, कम हुए। तो ये भी क्या है, इंडिकेटर है इस चीज़ की, इम्पेयरमेंट की। इसी तरह जो आपकी कंपनी के जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, अगर वो ये दिखा रहे हैं कि आपका जो एसेट है, जो हमने एक्सपेक्ट करा था उससे कम परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी क्या है, इम्पेयरमेंट का एक इंडिकेटर है। इसी तरह कुछ क्या है, कुछ और इंडिकेटर्स हैं जो हैं क्या हैं, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं। यानी क्या क्या हो सकते हैं, अगर एसेट की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन कर रही है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल इंडिकेटर। तो जब भी इंडिकेटर होगा तो हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करना है। इम्पेयरमेंट टेस्ट कैसे रन करते हो, आप उस डेट पर, उस टाइम पर उसकी कैरिंग अमाउंट फाइंड करते हो, उस टाइम पर उसकी रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करते हो, दोनों को कंपेयर करते हो। अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है कैरिंग अमाउंट से, तो इम्पेयर हुआ है, और अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो इम्पेयर नहीं हुआ है। इसी तरह अगर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस का हमारी एंटिटी पर एडवर्स इफेक्ट है, तो ये भी इम्पेयरमेंट की क्या है, एक इंडिकेटर है। तो आप इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करते हो। जैसे अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आए हैं और उनका जो है एडवर्स इफेक्ट है, इसी तरह इकोनॉमिक और लीगल चेंजेस का एडवर्स इफेक्ट है, या लोगों की जो परसेप्शन है हमारी कंपनी के बारे में वो सही नहीं है, बैड पब्लिसिटी है, तो ये भी क्या है, एडवर्स इफेक्ट है ऑन द एंटिटी। तो हमने क्या करना है, इम्पेयरमेंट टेस्ट को रन करना है, क्योंकि ये भी क्या है, इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का। अच्छा, अगर मार्केट के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये भी क्या है, इंडिकेटर है इम्पेयरमेंट का। इसको आगे चल के हमने डिटेल में देखना है।
और इसको भी हमने पॉइंट नंबर 4 को भी डिटेल में देखना है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? अगर नेट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा है, तो उस केस में भी हमने क्या करना है, ये भी एक क्या है, इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है और इम्पेयरमेंट टेस्ट को रन करना है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। अब हम एक एग्जांपल को देखते हैं। ये हमारा क्या है, ईयर का स्टार्ट है। ईयर के स्टार्ट में मान लो आपके पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 100,000 और इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो है 10 ईयर्स। अब ये साल गुजरा, साल का एंड आया, तो इस साल एसेट की डेप्रिसिएशन क्या होगी? एज्यूम करो कि स्क्रैप वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप क्या करोगे, 100,000 जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करोगे यूज़फुल लाइफ 10 से, तो डेप्रिसिएशन आएगी 10,000। अब ईयर एंड पे इसकी नेट बुक वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? ये जो 100,000 है उससे जो है डेप्रिसिएशन माइनस करोगे 10,000, तो ये 90,000 इसकी क्या है, नेट बुक वैल्यू। अब ईयर एंड पे मान लो कि आपका जो एसेट था वो क्या हुआ, डैमेज हुआ, ठीक। तो ये क्या है, इम्पेयरमेंट का एक इंडिकेटर है, तो आपने इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करना है। तो आप क्या कर, रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट एनबीवी से कंपेयर करोगे। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या है? वो बड़े से बड़ा फ़ायदा, वो वो बड़े से बड़ा फ़ायदा जो आप उस एसेट से ले सकते हो, ये क्या है, रिकवरेबल अमाउंट है। अब एसेट डैमेज हुआ था तो उससे क्या बड़ा फ़ायदा ले सकते हो? या तो आप उसको मार्केट में ले जा कर के बेचोगे, तो क्या फ़ायदा होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, आपके पास पैसे आएँगे ये। या फिर आप उसको मार्केट में नहीं बेचो, बल्कि उसको क्या करो, यूज़ करते जाओ, ठीक। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, अच्छा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो आपका क्या होगा, रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज़, ठीक हो गया। अब हम एज्यूम करते हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 60,000, ठीक। वैल्यू इन यूज़ क्या होता है, जो आपके फ्यूचर कैश फ्लोस हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, जो फ्यूचर कैश फ्लोस एसेट से मिलने हैं उनकी प्रेजेंट कैश फ्लो, इसमें स्क्रैप वैल्यू भी इंक्लूड है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे। और हमने एज्यूम करा कि जो वैल्यू इन यूज़ है, यानी जो फ्यूचर कैश फ्लोस हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 75,000। अब देखें, एक है 60,000, एक है 75,000, तो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, वैल्यू इन यूज़। तो वैल्यू इन यूज़ 75,000 इसकी क्या होगी, रिकवरेबल अमाउंट होगी। अब हमने क्या कहा था कि इम्पेयरमेंट टेस्ट रन में रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते हैं एनबीवी यानी कैरिंग अमाउंट से, और देखते हैं क्या हो रहा है कि आपकी जो रिकवरेबल अमाउंट है 75,000 है, जो कि कम है किससे, कैरिंग अमाउंट से। तो जब रिकवरेबल अमाउंट कम होगी कैरिंग अमाउंट से, तो एसेट क्या हुआ है, इम्पेयर हुआ है। अगर ज़्यादा होता तो इम्पेयर नहीं हुआ तो होता। तो कितने से इम्पेयर हुआ है, 90,000 से 75,000 लेस करोगे तो 15,000 से एसेट इम्पेयर हुआ है। अब इसकी डबल एंट्री क्या होगी, इसकी डबल एंट्री होगी, इसकी डबल एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सॉरी, इम्पेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट 15,000 और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट 15,000 से, ठीक। अब अब जब एसेट की वैल्यू चेंज होती है, जब एसेट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, देखिए 90,000 से कितने पे, 75,000। तो डेप्रिसिएशन भी अगले सालों में चेंज होती है। तो न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, ये जो एसेट की नई वैल्यू है 75,000, ठीक है ना, रिवाइज वैल्यू, उससे आप क्या करते हो, अगर स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज आया है तो माइनस रिवाइज स्क्रैप वैल्यू करते हो। हमारे केस में स्क्रैप वैल्यू क्या था, 0 था, तो 75,000 माइनस 0 डिवाइड बाई क्या करोगे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जब भी एसिड की वैल्यू में कमी आएगी या फिर ज़्यादा होगा, यानी वैल्यू में चेंज आएगी, तो आपने क्या करना है, न्यू डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। उसके लिए मेथड क्या है, 75,000 यानी रिवाइज वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। देखिए शुरू में कितने थे, 10 साल थे, तो एक साल गुजर गया तो 9 ईयर्स। तो आपने क्या करना है, 75,000 को डिवाइड करना है किससे, 9 ईयर से। तो आपकी जो डेप्रिसिएशन आएगी अब अगले सालों में इतनी, 8333, ठीक है, पुरानी 10,000 थी। होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। अब यही एग्जाम्पल है, सिर्फ हमने क्या किया है, थोड़ी सी चेंज किया है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 60,000 ही है, पहले क्या थी, वैल्यू इन यूज़ 75,000 थी। अब 75,000 से कम होके 70,000 पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस आई है, यानी वैल्यू इन यूज़, ठीक।
अब ये 60,000 और 70,000 में क्या ज़्यादा है? ये 70,000। तो ये 70,000 क्या होगी? इसकी रिकवरेबल अमाउंट होगी। अब इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करने के लिए आप क्या करते थे? ये जो रिकवरेबल अमाउंट है इसको कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करते थे। तो 90,000 और 70,000 का में क्या ज़्यादा रिकवरेबल अमाउंट क्या है? कम है कैरिंग अमाउंट से। तो इम्पेयरमेंट हो गई। तो इम्पेयरमेंट कितने से? 20,000 से। देखिए पहले कितने से इम्पेयरमेंट थी? 15 से। अब 20,000 से। तो अब यहाँ से आपने एक नतीजा निकाला कि जब वैल्यू इन यूज़ कम होगी तो रिकवरेबल अमाउंट कम होगी। जब रिकवरेबल अमाउंट कम होगी तो इम्पेयरमेंट क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। तो इसकी डबल एंट्री अगर आप देखना चाहो तो ये इम्पेयरमेंट एक्सपेंस को डेबिट 20,000 से, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट को क्रेडिट 20,000 से। अब हम देखेंगे कि वैल्यू इन यूज़ क्या है। वैल्यू इन यूज़ क्या है? अब इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए हाँ, अब ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 10%। दूसरे केस में हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 20%। ठीक, 10% पे डिस्काउंट फैक्टर निकला है ये ये 20% पे डिस्काउंट फैक्टर निकला है ये डिस्काउंट फैक्टर निकालने का मेथड क्या होता है? तरीक़ाकार फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कुछ ऐसा होता है। आप क्या करते हो? इसको देखें। आप क्या करते हो? सबसे पहले ब्रैकेट लगाते हो, देन क्या करते हो? 1 प्लस जो रेट होगा 10% तो 10%, 20% है तो 20%। हमने एज्यूम किया 10% है तो 10% ऐसे आप लिखोगे। ठीक, ऊपर क्या लिखोगे? माइनस। अब पीरियड, फॉर एग्जांपल ये कैश फ्लो हमें मिलना है 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद। तो यहाँ पे क्या करोगे? इसका डिस्काउंट फैक्टर निकालने के लिए 10% पे 1 लिखोगे। और अगर इसका निकालना है तो यहाँ 1 की जगह आपने क्या लिखना है? 1 की जगह, इस 1 की जगह आपने अब लिखना है 2। और 3 के लिए आपने क्या लिखना है? 3। तो ये आपके पास 10 पे डिस्काउंट फैक्टर आ जाएंगे। इसी तरह 20 पे करना है तो यहाँ पे आप 20 लिखोगे तो ये डिस्काउंट फैक्टर आ गए। ठीक हो गया। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो आप? ये जो कैश फ्लोस हैं, इन कैश फ्लोस को मल्टीप्लाई करते हो डिस्काउंट फैक्टर से, तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। तो जब प्रेजेंट वैल्यू निकल आई, तो इन सबको टोटल करते हो। ये टोटल क्या है? फ्यूचर कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू है। और यही क्या होती है? वैल्यू इन यूज़। और वैल्यू इन यूज़, ठीक। अब देखें, अब इसको गौर से देखें। जब डिस्काउंट रेट 10% था तो डिस्काउंट फैक्टर क्या था? 0.9। जब डिस्काउंट रेट 20% हुआ तो ये क्या हुआ? 0.8। यानी इंटरेस्ट अगर इंक्रीज हुआ 10 से 20 पे आया तो डिस्काउंट फैक्टर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, 0.9 से 0.8 पे आया। इसी तरह यहाँ पे क्या है? 10 पे 0.8 से 0.6 से 0.75 से 0.5 है। तो क्या हो रहा है? एक आपने क्या नतीजा निकाला? नतीजा ये निकाला कि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आपका डिस्काउंट फैक्टर डिक्रीज होगा। जब डिस्काउंट फैक्टर डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट फैक्टर नहीं कैश फ्लो से मल्टीप्लाई होना है, तो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगी। जब प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगी तो वैल्यू इन यूज़ डिक्रीज होगी। जब वैल्यू इन यूज़ डिक्रीज होगी तो आपका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो डिक्रीज होगा। ठीक, वो डिक्रीज होगा तो ये भी क्या है? एक इम्पेयरमेंट की हिंट है। हमने इसको भी कवर कर लिया। अब हमने देखना था मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? देखें, अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये बैलेंस शीट आपके सामने है। इसमें एसेट्स आ रहे हैं 100,000 और लाइबिलिटीज आ रहे हैं 30,000। ये आपकी क्या है? इक्विटी है। इक्विटी को बोलते हैं नेट एसेट्स। ठीक हो गया, ये आपकी क्या है? नेट एसेट्स हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशूड करे थे वो थे 10,000 और ये 100% शेयर्स थे। ठीक हो गया। और हर शेयर की मार्केट प्राइस थी $5। तो ये कितने हैं? 50,000। अब देखें इक्विटी कितने पे है? 70,000। और जब आप नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड को मल्टीप्लाई करते हो मार्केट प्राइस से तो 50,000। इसको क्या बोलते हैं? जो 50,000 है इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर इश्यूड मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस। और इसका मतलब क्या बनता है? देखें, इक्विटी आपके पास
70,000 है, मीन्स आप बोल रहे हो कि जो मेरा बिजनेस है उसकी वर्थ यानी 70,000 के है, लेकिन मार्केट वाले इसको कितने पे खरीदना चाह रहे हैं? 50,000 पे। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो? ज़्यादा शो कर रहे हो, तो इसको रिकॉर्ड कितने पे होना चाहिए? मैक्सिमम 50,000 पे। तो ये भी क्या है? इम्पेयरमेंट का एक हिंट है। तो आप इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करोगे, वहीं रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करोगे। तो देखें, अगर कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसिड ग्रेटर हो, ये देखें, ये शिट, ये कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसिड क्या हो? ग्रेटर हो। क्या हो रहा है? ये जो कैरिंग वैल्यू है नेट एसिड्स की, इक्विटी नेट एसिड्स को बोलते हैं, वो क्या हो? ग्रेटर हो मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो ये भी इम्पेयरमेंट का एक हिंट है। हमने ये पढ़ लिया। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमारा लेक्चर तमाम होगा। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें। ये हमारा साल का स्टार्ट था। साल के स्टार्ट पे आपके पास एसिड की कॉस्ट थी 20,000, यूज़फुल लाइफ थी 5 ईयर्स। ठीक, साल का एंड आया तो इस साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? 20,000 को डिवाइड बाई यूज़फुल लाइफ से डिवाइड करोगे। हमने अज्यूम करा है रेजिडुअल वैल्यू क्या है? 0 है, वो 4,000 से। अब नेक्स्ट ईयर भी कितने से डिप्रिशिएट होगी? 4,000 से, कोई चेंजेस नहीं है। अब 31 दिसंबर 2007 को एक हमें हिंट मिला कि एसिड क्या हुआ है? इम्पेयर हुआ है। तो हमने क्या किया? एसिड के सामने खड़े हो गए और इम्पेयरमेंट टेस्ट रन किया, यानी रिकवरेबल अमाउंट को फाइंड किया। अब देखें, अच्छा, नेट बुक वैल्यू कैसे आई? ये जो नेट बुक वैल्यू है ये कैसे आई? ये देखें, एसिड की कॉस्ट थी 20,000, 20,000 में से 4,000 एक ये लेस करोगे, 4,000 एक ये लेस करोगे तो नेट बुक वैल्यू। ठीक, अब हमने क्या करना है? हमें जो है हिंट मिला, इस डेट को हमें हिंट मिला कि एसिड क्या हुआ है? इम्पेयर हुआ है। तो इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर मिला, तो आप क्या करोगे? इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करोगे। तो आपने रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करना है, वो बड़े से बड़ा फ़ायदा जो आप इस एसिड से ले सकते हो। एक तो आप क्या करोगे? एक तो आप इसको जो है मार्केट में लेके बेच डालोगे, तो क्या होगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और हमने एज्यूम किया कि, और दूसरा क्या है? वैल्यू इन यूज़, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस वो फाइंड करोगे। एज्यूम करते हैं कि ये हमें कितना है? गिवन है 10,000। ठीक, और ये हमें फाइंड करने के लिए कुछ डेटा प्रोवाइड करा है। अब डेटा में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करी हैं? ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोस एट 31 दिसंबर 2007। ठीक, ये दिया है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और इसकी ये फ्यूचर कैश फ्लोस ये हैं। ठीक, 3,000, 2,000, 6,000, और 10% क्या है? रेट है। जब 10% रेट है तो ये हम खुद फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करोगे? सेम 1 प्लस 10% इंटू, शुरू के लिए इसके लिए क्या करोगे? -1, दूसरे के लिए इधर -1 की जगह -2, तीसरे के लिए -3। तो जनाब आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आपने क्या करना है? फ्यूचर कैश फ्लोस को अपने अपने जो है डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकलाएगी। जब प्रेजेंट वैल्यू निकली तो इस सबको आपने क्या करना है? ऐड करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ही क्या है? वैल्यू इन यूज़ है। तो ये देखें, ये वैल्यू इन यूज़, आप देखें, ये वैल्यू इन यूज़ है। ये कितनी है? 8,888। ठीक हो गया। तो अब देखें, 10,000 ज़्यादा है कि 8,888 ज़्यादा है? तो 10,000 ज़्यादा है तो हम एसिड को मार्केट में भेजेंगे, तो यही इसकी क्या होगी? रिकवरेबल अमाउंट होगी। ये देखिए, रिकवरेबल अमाउंट 10,000। अब हमने क्या करना है? इस एसिड की जो रिकवरेबल अमाउंट है इसको कंपेयर करना है नेटबुक वैल्यू से। और हमने कहा था कि अगर रिकवरेबल अमाउंट कम होगी कैरिंग अमाउंट से तो एसिड इम्पेयर होगा। तो इस केस में क्या है? 10,000 कम है 12,000 से, तो एसिड क्या हुआ है? इम्पेयर हुआ है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितने से कंपेयर हुआ है? 2,000 से। तो आप एंट्री अगर देखना चाहोगे तो ये क्या एंट्री बनेगी? इम्पेयरमेंट एक्सपेंस को डेबिट करोगे और एसिड या फिर एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट को आप 20,000 से क्रेडिट करोगे। ठीक, अब हमने कहा था कि जब एसिड की वैल्यू चेंज होगी तो आपने क्या करना है? नई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। देखें, 12,000 से एसिड की वैल्यू चेंज हो गई है, और हो गई कितने पे आई है? 10,000 से, 10,000 पे एसिड की वैल्यू चेंज हो गई। तो अब नए साल की डेप्रिसिएशन, इससे आगे की डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी। उसके लिए आप रिवाइज वैल्यू को डिवाइड करोगे किससे? रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ से। हमने एज्यूम करा है रेजिडुअल वैल्यू
0 है तो 10,000 को आपने डिवाइड करना है किससे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। टोटल 5 साल थी, 1 साल ये गुजर गया, 1 साल ये गुजर गया, तो 5 माइनस 2 तो 3। तो ये 10,000 को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 3,000 से, तो आपकी डेप्रिसिएशन आएगी नए साल की। क्यों नहीं आ रही है, आ गई, आ गई। ये क्या है, 3,333। पहले थी 4,000 से, अब अगले सालों में इससे डेप्रिशिएट होगी। तो बस एक ही पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी एसिड की रिकवरेबल अमाउंट क्या हो, कम हो, किससे, कैरिंग वैल्यू से, तो एसिड क्या होगा, इम्पेयर होगा। रिकवरेबल अमाउंट कम होगी कैरिंग वैल्यू से, तो इम्पेयरमेंट क्या है, मस्ट है। दूसरे लफ्ज़ों में जब कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगी रिकवरेबल अमाउंट से, तो क्या है, इम्पेयरमेंट मस्ट है। होप आप लोगों ने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो यहाँ पर जो है इसको क्लोज़ करते हैं। मैंने हर स्टैंडर्ड पर अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैं डेली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वक्त पर अपडेट्स मिल सकें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।